सोशल मीडिया का खतरा। अब बताओ भाई, सोशल मीडिया का खतरे में अगर हम आते हैं तो आपको पता है कि ये सोशल मीडिया क्या है, ये दोधारी तलवार टाइप से है, ठीक है। दोनों तरफ से किधर से भी लोगे आपको चोट लगनी ही लगनी है, दोधारी तलवार है, ठीक है। तो इसके कुछ फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसके कुछ फायदे हैं और इसके कुछ नुकसान हैं। फायदे और नुकसान दोनों चीजें इसकी मौजूद है। तो फायदे अगर मैं आपको बताऊं तो फायदे क्या है इसके, एक जानकारी का लोकतांत्रिकरण, ठीक है। जानकारी है जो जानकारी फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। जानकारी है जो वो तुरंत आपसे मेरे पास, मेरे से आपके पास। मैंने आपसे कहा, आप मुझसे दूर बैठे हैं, मैंने आपसे कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पर मुझे पिंग कर लेना। पता चला मेरी क्लास एंड हुई और 10 लोगों ने पिंग कर रखा है, ठीक है। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? इस सोशल मीडिया की वजह से, है ना। आपके पास क्या है, टेलीग्राम है, तुरंत 2 मिनट खोला, व्हाट्सएप है, आपने चैट कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आप क्या पूछना चाहते हैं, या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन साझा करनी है, मैंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में डाल दिया, सबको एक साथ मिल गई। सोशल मीडिया, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन हो गया किसका, इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। सबके पास हर एक इन्फॉर्मेशन है। अब पहले क्या है कि कुछ ही लोगों को कोई पता है, तो जानकारी की बहुत कमी रहती थी। अब सोशल मीडिया के आने की वजह से जानकारी बहुत ज्यादा तेजी से फैल जाती है। ट्विटर हो गया, कितने तेजी से पता चला। सरकार ने वहां पे कोई अभी कागजों में आया भी नहीं है, लेकिन सरकार ने सिर्फ सोचा है डिसीजन, और उन्होंने कोई ट्वीट कर दिया, आपको पता चल गया, अच्छा इस डायरेक्शन में सोच रही है सरकार, ठीक है। कितना बढ़िया है, सोशल मीडिया की वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। दूसरा, सरकार के साथ आप सीधा कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो जानकारी का लोकतांत्रिकरण, ठीक है। जानकारी का लोकतांत्रिकरण के अलावा दूसरा क्या है, सरकार के साथ सीधा, सरकार से सीधा कनेक्शन, ठीक है, जुड़ाव। किसकी वजह से हो गया, सोशल मीडिया की वजह से। डीएम साहब क्या कहेंगे, डीएम साहब कहेंगे कि भाई आपको ये बोर्ड में लगा, छोटे शहरों में मैंने अक्सर देखा है, मैं कभी अगर निकल रहा हूँ कहीं से तो अक्सर मैंने देखा है कि बोर्ड पर व्हाट्सएप का नंबर लिखा होता है कि एसपी का ही नंबर है सीधे, मतलब एसपी खुद नहीं उठाएंगे, लेकिन एसपी क्या है कि उनकी एक टीम होगी, उन्होंने क्या है नंबर प्रोवाइड करा रखे हैं कि आप व्हाट्सएप कर दो अगर कोई समस्या आ रही है, सीधे आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत बहुत शानदार है। आप सीधे सरकार के साथ जुड़ गए, ठीक है, आप सीधे सरकार के साथ जुड़ गए। कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है, समय की बचत, लिख दें यहां पर, समय की बचत। और बताइए, और आप कह सकते हैं कि जो आपका सोशल और आपका जो पॉलिटिकल एजुकेशन है वो उसमें बढ़ोतरी मिलती है, मतलब आप ज्ञान लिख सकते हैं या शिक्षा कह सकते हैं, शिक्षा को बढ़ावा मिलता है इससे, ठीक है, शिक्षा को भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया की वजह से सर 2 दुश्मन देश में कनेक्शन बढ़ रहा है, सीमा सचिन की शादी हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि सर सामाजिक फायदे भी है इसके, सामाजिक फायदे, ठीक है। सामाजिक फायदे, समाज में एक सौहार्द का कनेक्शन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब समाज में सौहार्द, ठीक है, समाज में जो सौहार्द है उसकी भावना के लिए आपको सामाजिक फायदे भी यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। रिलेशंस मजबूत होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा अवेयरनेस, ठीक है, आपको जानकारी जागरूकता, इसकी वजह से आपको जानकारी मिलती रहती है कि अच्छा अभी ये नीति आ गई है, तो आपको इवन सरकार के भी कई बार मैसेज आते रहते हैं कि सरकार की तरफ से ये वाले, इवन एलपीजी वगैरह है, ये सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अब कई बार मैसेज के माध्यम से, या आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चलती रहती है, ठीक है। तो ग्रामीण स्तर पर भी जो मतलब एलपीजी और ये छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, उन बेसिक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब जागरूकता बढ़ती है इससे, ठीक है। इसके अलावा आसान है और सस्ता है, ठीक है, आसान और सस्ता, आसान और सस्ता, आसान है और सस्ता है, ठीक है, आसान है और सस्ता है। और इसके अलावा
आप कह सकते हैं कि शेयरिंग बहुत, मतलब जानकारी को साझा करना आसान है, हालांकि वो जानकारी में आ जाएगा और आसान में इसमें आ जाएगा, जानकारी को साझा करना काफ़ी आसान है। ठीक है, तो इतनी ये कुछ आपको पता चला कि ये कुछ फ़ायदे हैं इसके। ठीक है, इसके कुछ फ़ायदे हैं। और यहाँ पर हम खतरा ना लिख करके ना सोशल मीडिया लिख देते हैं सीधे बस, क्योंकि हम तो दोनों की बात कर रहे हैं, फ़ायदे की भी बात कर रहे हैं और इसकी, तो सोशल मीडिया को लेकर के आपने लिखा। इसके अलावा अब नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नुकसान क्या है, नुकसान क्या है बताइए। नुकसान की अगर बात करें तो हेट स्पीच इसका बहुत बड़ा नुकसान है, हेट स्पीच। ठीक है, हेट स्पीच इसका बड़ा नुकसान है। ठीक है, हेट स्पीच बड़ा नुकसान है। इसके अलावा हेट स्पीच फैलाना, फेक न्यूज़ फैलाना, फेक न्यूज़, ठीक है, फेक न्यूज़ को फैलाना। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं सर, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड हैं जो वो बहुत होता है। ऑनलाइन फ्रॉड का मतलब है कि जो आपके साथ पैसा है बार बार आपकी बैंक से इधर से उधर हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता कि कब कौन किसने फ़ोन किया और फ़ोन करके आपका जो पैसा है वो उसको, कई बार आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम में आपने पैसा निकाला, पता चला 2 बार निकल गया और आपके हाथ में एक भी बार नहीं आया, कहीं और से निकल रहा है, आपकी जो चिप है उसको ही कॉपी कर लिया गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये ऑनलाइन फ्रॉड्स में ही तो शामिल हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन ट्रोलिंग होती रहती है ना, ऑनलाइन ट्रोलिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग, ट्रोलिंग समझते हैं, ट्रोलिंग समझते हैं, किसी ने कोई बात कह दी है ना, अब क्या है, हमने यूट्यूब पे कोई बात कही है, अब उसका सेंस क्या था पीछे का, वो 1 घंटे की कोई क्लास थी और उस 1 घंटे की क्लास में एक कोई लेक्चर था जो हमने दिया। ठीक है, अब वो लेक्चर यूट्यूब पर चल रहा है और यूट्यूब पे हर तरह का आदमी बैठा है। उसने क्या किया कि ये देखो, उसको कोई हमारी कोई एक बात थी उस पूरे लेक्चर के दौरान जो उसको लगा कि ये मेरे काम की हो सकती है, क्योंकि वो तो अपनी एजेंसी चला रहा है, मतलब वो अपना चैनल चला रहा है जिसमें वो सिर्फ ट्रोल करके पैसे कमा रहा है। ठीक है, उसको एक कुछ ऐसा मसाला चाहिए, कंटेंट चाहिए। अब वो क्या करेगा कि उतना पोर्शन कट करेगा, उस वीडियो का उतना पोर्शन कट करेगा और उसमें कैरी मिनाटी को ऐड करेगा और ओझा सर को ऐड करेगा, 2-3 लोगों को ऐड करेगा, उनकी बातें ऐड करेगा और फिर उसके साथ उसे मज़ेदार सा बना देगा कुछ, और फिर उसके बाद ट्रोल हो जाएगा, है ना। जबकि वो बड़ी संवेदनशील बात थी, उसको ऐसा इस रूप में नहीं दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा दिखाया जाएगा। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम। इसके अलावा डीप फेक, इसको कैसे छोड़ सकते हैं, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, डीप फेक की समस्या है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लिखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो, ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आ रहा है, क्योंकि डीप फेक्स भी साथ में आ रहे हैं और डीप फेक इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है कि वहाँ पर वॉइस हो गया ऑनलाइन, वॉइस हो गया, आपकी फ़ोटो हो गई, आपका वीडियो हो गया, कोई भी चीज़ हो उसको बदला जा सकता है ना। किसी पॉलिटिकल, हमारे प्रधानमंत्री हैं मान लीजिए, अब प्रधानमंत्री ने कोई बात कही ही नहीं है और डीप फेक के माध्यम से उनकी आवाज़ में एक ऑडियो वायरल हो जाए तो कितना असर पड़ेगा उनके चुनाव पर, है ना। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके ऊपर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जब चीज़ वायरल हुई तब तो बहुत लोगों ने देखा, जब उसका स्पष्टीकरण हुआ तो बहुत कम लोगों ने देख पाया, तो पता ही नहीं चला कि क्या सही था क्या गलत था। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा कट्टरवाद, कट्टरवाद, कट्टरवाद भाई, ऑनलाइन माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इसके सोशल मीडिया के माध्यम से हमें वीडियो आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, हमारे अंदर गुस्सा पनपाया जा रहा है। हर 2-2 दिन में आपको कोई एक वीडियो लगातार भेजा जाए, है ना, कि कोई ऐसी चीज़ जो, भाई देखिए समाज के हिसाब से कुछ चीज़ें सही हैं और कुछ चीज़ें गलत हैं। अगर कुछ चीज़ें गलत हैं तो वो, मतलब गलत चीज़ सबको गलत लगेगी, चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति के द्वारा की गई हो। ठीक है, लेकिन किया क्या जाए, अगर एक पर्टिकुलर धर्म के व्यक्ति की गलती वाली चीज़ें उठाई जाएं और डेली एक एक करके सुबह सुबह आपको पोस्ट भेजा जाए और आपको भी धीमे धीमे आदत हो जाए उस पोस्ट को देखने की। उसके बाद क्या है, उस पर्टिकुलर धर्म के प्रति आपकी एक क्या है, धारणा बन जाएगी कि यार इस धर्म के व्यक्ति ऐसे होते हैं, और वो धारणा आपकी नहीं है, वो धारणा आपके बनवाई गई है, आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो गया। ठीक है, लेकिन आपने जो धारणा बनाई उसकी वजह से क्या है कि एक कट्टरवाद आपके अंदर जन्म हो गया। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान इससे होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ही लिख लीजिए, मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान।
समझ गए। इसके अलावा आतंक वित्त पोषण, आतंक वित्त पोषण, उनके लिए भी आसान हो गया है भाई, सोशल मीडिया है, तुरंत इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ जाएगी, ठीक है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो वो जा सकती है, पैसा है जो वो यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है। पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे चल रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सोशल मीडिया में चल रही है। सरकार के द्वारा उठाए गए कदम क्या है भाई, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। देखिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम में आप समझ सकते हैं कि देखो, जैसा कि मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप चाहो तो एक एग्जांपल भी लिख लो, एग्जांपल आईआरसीटीसी, आपको पता होगा कि इस पर हो चुका है साइबर अटैक, है ना। आईआरसीटीसी है, अब आईआरसीटीसी किसके लिए बना है, लोग टिकट कर पाए, और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, जाइए आप टिकट कर लीजिए, अपना रिजर्वेशन कर लीजिए, लेकिन इस पर ही अटैक कर दिया जाए, कोई टिकट ही ना कर पाए, पूरा रेलवे सिस्टम एक दिन खाली रह जाए, सोचिए करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, सरकार की संपत्ति का कितना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम में अगर मैं आपको बताऊं तो एक चीज आप यहां पर लिख सकते हैं कि एक कानूनी प्रावधान के बारे में बात करेंगे कि भाई क्या कानूनी प्रावधान है इस पर, कानूनी प्रावधान, ठीक है, क्या कानूनी प्रावधान बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर कानूनी प्रावधान की बात करें तो 2013 की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है ना, 2013 की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है, साइबर सुरक्षा नीति 2013। इसमें क्या बताया गया है, साइबर सुरक्षा नीति है जो, इसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ पर साइबर सुरक्षा के लिए मतलब कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा है जो वो किस तरह की होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं जो वो इसमें, इस नीति में, इस डॉक्यूमेंट में पूरी बताई गई हैं और नियम बना हुआ है इस चीज को लेकर के, ठीक है। तो इससे कि क्या होगा कि आप कह सकते हैं कि सर सिक्योर साइबर इकोसिस्टम बनाया जा सके, है ना, सिक्योर इकोसिस्टम बनाया जा सके, ताकि सुरक्षित तंत्र बनाया जा सके, ठीक है, सुरक्षित तंत्र बनाया जा सके, ठीक है, ताकि सुरक्षित तंत्र बनाया जा सके, सिक्योर इकोसिस्टम बनाया जा सके। इसके तहत क्या है, एक नोडल एजेंसी बनाई जाएगी, ठीक है, एक नोडल एजेंसी होनी चाहिए, नोडल एजेंसी, नोडल का मतलब समझते हैं ना, एक टॉप लेवल जो कि जिसके अंदर में सारी निगरानी होगी, तो एक आपको नोडल एजेंसी बनानी होगी, ठीक है, नोडल एजेंसी, हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग, ठीक है, एक नोडल एजेंसी आपने को बनानी है। इसके अलावा क्या है कि जैसे कि एग्जांपल में दे दें आपको, सर्टेन लिख सकते हैं आप, CERTIN, पता है ना सर्टेन के बारे में, CERT और IN, सर्टेन क्या है फुल फॉर्म इसकी, CERTIN, सर्टेन क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ठीक है। तो ये क्या है कि भारत की जो कंप्यूटर इमर्जिंग रेस्पॉन्स टीम, तो ये क्या है, एक ऐसी टीम है जिसका काम क्या है, जो आपके डेटा को कलेक्ट करके रखेगी, डेटा की सुरक्षा रखेगी, उसके अलावा हमेशा तत्पर रहेगी, ठीक है, सुरक्षा के लिए तत्पर रहेगी, रेडीनेस होनी चाहिए इसमें, और इसके अलावा किसी भी तरह का कोई अटैक हो रहा है तो उसके लिए क्या है, कोऑर्डिनेशन करेगी, सहयोग करेगी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें करती है। तो बेसिकली आप बस ये याद रखिए कि नोडल एजेंसी एक होनी चाहिए जो जिसके अंडर में सुपरविजन में सारी चीजें हो रही हैं, जैसे कि भारत में सर्टेन है, ठीक है, सर्टेन है, ठीक है, भारत में सर्टेन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगली आप लिख सकते हैं, देखिए इसी में दिया है कि भाई सॉफ्टवेयर है जो आपका सॉफ्टवेयर, इसको क्या है, अपडेट रखना है, ठीक है, अपडेट रखना है। क्यों अपडेट रखना है, देखो समझो, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना है। सॉफ्टवेयर को अपडेट क्यों, क्योंकि
समय समय पर आप देख ही रहे हो कि आईटी का विकास कितना तेजी से हो रहा है। आईटी का विकास बहुत तेजी से क्योंकि हो रहा है, तो इसलिए हमें अपने आप को अपडेट रखना भी जरूरी है। हमने आज एक सॉफ्टवेयर बनाया, पड़ोसी कंपनी ने भी बना दिया, अब उसको पता है कि ये पुराना सॉफ्टवेयर, एक बात सोचो आप, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, या पेटीएम हो गया, पेटीएम, ये सब लगभग लगभग एक ही जैसी काम करते हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि पेटीएम बहुत ज्यादा काम यूज में आता है ना, लोग जो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। जब एक ही जैसा है तो क्यों? क्योंकि एक पहले आ गया और एक बाद में आ गया, इसका फायदा हमेशा मिलता है। जो शुरुआत में आता है उसका फायदा हमेशा मिलता है, ठीक है। तो अब जो दूसरा वाला है वो क्या है कि सोचेगा कि यार इसको मैं कैसे डाउन करूं। एक तो तरीका ये है कि हम और ज्यादा बेहतर पॉलिसीज लाएं और ज्यादा अच्छी सुविधाएं लाएं, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसी चीजें बनाओ, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाओ जो उस पर अटैक हो जाए, ठीक है। तो खुद ही एक कंपनी दूसरी कंपनी पर अटैक करवाती रहती है, तो इसलिए कि ऐसा ना हो, तो वो दूसरी वाली जो कंपनी है, पहली वाली, वो क्या करेगी, वो अपने आप को अपडेट रखती रहती है। तो आपने देखा होगा आपके मोबाइल में हमेशा क्या आता है कि अपडेट आया होता है, ठीक है। तो आपको अपडेट करना होता है, तो अगर आपने अपडेट कर लिया तो वो तो फिर लिख के आ जाता है कि सॉफ्टवेयर इज अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब कि आज की डेट में जितने भी वायरस इस सॉफ्टवेयर को पता है वो सब आपके सिस्टम में अभी हैं, मतलब एंटीवायरस जैसी चीजें उसमें हैं, ताकि इसको अटैक ना किया जाए, या ये बेस्ट अपनी कैपेसिटी यहाँ पर दे पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर चीजें बिल्कुल मोस्ट अपडेटेड हैं तो वायरस के अटैक को रोका जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल दवाई के जैसा है ये। एंटीबायोटिक आप लोग खाते हैं ना, एंटीबायोटिक खाते हैं, तो एंटीबायोटिक क्या करती है, बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जर्म्स, उनको रोक देती है, क्योंकि उनको पहले से ही ऐसी चीज दे दी गई है। एंटीबायोटिक कैसे बनाया गया, उसी वायरस से, उसी बैक्टीरिया से बनाया गया है, ठीक है। और उसकी पहचान, बस उसको बॉडी ने क्या है, इम्यूनिटी एक डेवलप कर लिया, और बॉडी ने क्या किया है कि अब अगर आएगा तो वो उसकी पहचान कर लेगी, अच्छा ये तो मेरे टाइप का वायरस है, उसको वहीं पे मार देगी, क्योंकि उसको पहचानती है। अगर वो नहीं पहचानती तो फिर वो अफेक्ट कर देगा बॉडी में। यही होता है एंटीबायोटिक में भी कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल ऐसा ही कंप्यूटर में भी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही कंप्यूटर में भी है। सॉफ्टवेयर आपको अपडेट रखना होगा, तो ये सारी चीजें इसमें हैं, ठीक है। इसके अलावा या इसमें मतलब क्या है कि एक चीज ये भी है कि आपको देखो आश्वासन देना होगा। किस चीज का आश्वासन? आश्वासन, आश्वासन, आप समझो, आश्वासन नीति। आश्वासन नीति का मतलब क्या हुआ? आश्वासन नीति से मेरा कहने का मतलब है बेटा कि यहाँ पर आप एक चीज लिख लो ताकि आपको याद भी रहे ये चीज। आश्वासन नीति से मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि यूएस है, एग्जाम्पल से समझा देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल से, यहीं पे आप लोग नीचे लिख लेना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे यूएस है, यूएस अपनी एक कंपनी भारत में खोलना चाहता है, ठीक है, लेकिन भारत में क्या स्थिति है, साइबर सिक्योरिटी की कमी है, मान लो, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की कमी, साइबर सुरक्षा की कमी। तो अगर भारत में साइबर सुरक्षा की कमी है तो ये यूएस की कंपनी हमेशा सोचेगी, हमेशा डरी रहेगी कि अगर मैं इसके यहाँ पर करूंगी तो मेरा डेटा ब्रीच हो सकता है ना, मेरा डेटा है जो डेटा की चोरी हो सकती है। तो ये सारी चीज, तो आपको क्या है कि एक नीति बनानी होगी ताकि आश्वासन दिया जा सके दूसरी कंपनियों को कि आप हमारे यहाँ आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, है ना, आइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इस इन्वेस्टमेंट से फायदा तो हमें भी। इसी को तो क्या कहते हैं, आइए, अगर वो कंपनी बना लेती है यहाँ पर आकर, तो यानी कि एफडीआई, तो यही तो है सब, एफडीआई का आना, एफडीआई का आना, ठीक है। या कोई बाहर से हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो हो गया एफआईआई, है ना, या एफपीआई, एफआईआई एक ही बात होती है, मतलब इसी के अंतर्गत एफपीआई भी आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई हमारे यहाँ पैसा डालना चाहता है या अपनी कंपनी बनाना चाहता है और उसको ये डर है कि इनके यहाँ पर साइबर सुरक्षा को लेकर के ठीक कदम नहीं है, इनके यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं इस चीज को लेकर के कि ये मतलब इनके यहाँ पर ऐसा है कि अगर डेटा की चोरी होगी तो उसका वो हो सकती है आसानी से, ठीक है। तो हमें विश्वास दिलाना होगा, ठीक है, आश्वासन देना होगा, हमको विश्वास दिलाना होगा कि नहीं, हमारे यहाँ पर जो सुरक्षा, साइबर सुरक्षा को लेकर के नीतियां हैं वो बहुत स्ट्रांग है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से इस पर काम कर रहा है। तो जब ये आश्वासन होगा लोगों को तभी वो आएंगे, है ना, आश्वस्त होंगे इस चीज को लेकर के तभी आएंगे, नहीं तो इन्वेस्टमेंट। तो ऐसी ये सब चीजें भी इसमें मेंशन है इस नीति में, ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े, आगे बढ़े। और इसको वापस नीचे कर दिया जाए, क्योंकि कल मुझे किसी ने बताया था कि आप ऊपर कर देते हैं तो वो आता नहीं है। अब ठीक है, अब आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ये सब 2013 की जो नीति है इसमें भाई वो तो पॉलिसी है, तो हमें वो पॉलिसीज है जो वो किस तरह की होनी चाहिए, वो सारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने आपको इसमें बता दी, ठीक है। इसके अलावा एक हमारा क्या है, आईटी एक्ट 2000 भी है ना, क्या है, एक आईटी एक्ट सन 2000 में आईटी एक्ट आया। ये भी एक अधिनियम है आईटी से संबंधित, कि आईटी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके रिलेटेड चीजें हैं जो वो इसमें मेंशन्ड है, ठीक है। एक ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, देखिए सिंपली भी आप सोचिए, ये भी हालांकि 13 में ही मेंशन है, वो जो 2013 वाली पॉलिसी थी तो उसमें भी ये मेंशन है कि डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, मतलब कहने का कि जो डाटा है, डाटा की सुरक्षा को लेकर स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब बताता हूं मैं अभी आपको, वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि एक स्तर का होना चाहिए। एक स्तर मतलब कहने का कि जैसे हम अपनी बात करें कि हम इस वक्त स्टडी आईक्यू में बैठे हैं, तो हम क्या है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। मतलब कहने का कि अगर कोई व्यक्ति है वो एडमिशन ले रहा है, तो उसने मान लीजिए एडमिशन लिया, तो उसके बाद वो सारी चीज़ें जो उसको कही गई हैं हम अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे, ये इस लेवल का स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं। प्लस हमारी तरफ से कोई ऐसे जो टेक्निकल इश्यूज हैं जो वो आपको नहीं मिले, इसकी पूरा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें स्टैंडर्डाइजेशन की हो जाती है। तो मतलब कहने का कि डेटा की सुरक्षा को लेकर के अगर हम इसकी साइबर सिक्योरिटी की बात करें, तो हमने ये कह दिया कि देखो हम इस टाइप, कम से कम इस लेवल का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ठीक है। इसके नीचे वाले सॉफ्टवेयर हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आसानी से हैक किया जा सकता है, ठीक है। तो हम कम से कम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखेंगे। तो ऐसा भी कहा गया है कि भाई आपको स्टैंडर्डाइजेशन है जो वो मेंटेन करना होगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन है जो वो मेंटेन करना होगा। दूसरी चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर का स्टैंडर्डाइजेशन भी होना चाहिए। आपने डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन जैसे किया, वैसे ही सॉफ्टवेयर का भी होना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर यूज होंगे वो भी एक स्तर के होंगे, ठीक है। इसका भी स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर भी हमारे एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ई गवर्नेंस सर्विस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ई गवर्नेंस सर्विस, तो जो ई गवर्नेंस सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा दी जाने वाली ऐसी सेवाएं जो ऑनलाइन माध्यम से मिल रही हैं, उनको भी स्ट्रॉन्ग करना, ई गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उनको भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, मजबूत करना होगा, ठीक है, मजबूत करना होगा, ठीक है, मजबूत करना होगा, उनको भी मजबूत करना होगा। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि R&D पे हमें पैसा लगाना होगा। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर को बढ़ावा देना होगा, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा। और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कल मैंने बताया था आपको, CII है ना, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था कल मैंने आपको, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना, ठीक है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो, यानी कि जो कोर सेक्टर है, ठीक है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि भाई उसको भी मजबूत करना होगा, ताकि कोई ऐसा जो क्रिटिकल वाला है, वो तो हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि अगर ये व्यवस्था को हैक कर लिया गया तो आप ये मान के चलिए, अब मान लीजिए कि किसी ने सरकार की न्यूक्लियर, जहां से न्यूक्लियर एक्टिव होते हैं, उसको ही हैक कर लिया। एक मूवी बनी थी ना, उसमें दिखाया गया था, है ना, कि किसी देश की उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक किया जाता है जहां से यूएस गवर्नमेंट अलाउ करती है कि हाँ हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। आपको पता है ना, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के पीछे एक सूटकेस लेकर के चलता है एक आदमी हमेशा, ठीक है। वो क्या है उस सूटकेस में, वो सूटकेस लेकर के जो हमेशा चलता रहता है, उसमें क्या है, वो एक बटन है, न्यूक्लियर बटन, ठीक है, वो हमेशा साथ रहती है। प्रधानमंत्री इज द फाइनल अथॉरिटी, है ना, जो एक्शन ले सकते हैं कि अब हम न्यूक्लियर अटैक कर रहे हैं। तो वो कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर, वो अगर उन्होंने वो बटन दबा दी तो मतलब उन्होंने अलाउ कर दिया है कि आप न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री हैं जो वो फाइनल अथॉरिटी होते हैं। तो वैसे ही, ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है कि अगर मान लो आपने वो सिस्टम हैक कर लिया, तो फिर आप समझिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही ध्वस्त कर दिया जाए, मतलब पूरा पृथ्वी को में ही प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अर्थ में ही एक दूसरे की जितने भी कंट्रीज हैं आपस में जंग छिड़ सकती है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स है जो वो हो सकती, तो इनको भी मजबूत करना होगा, समझ गए, इनको भी मजबूत करना होगा, ठीक है। इसके अलावा आईटी एक्ट 2000 है जो, इसमें आईटी एक्ट 2013 वाला है जो, इसमें भी आईटी एक्ट 2000 का है, 2013 का नहीं है, बाद में इसमें अपडेट हुए हैं बाकी चीजें सारे 2000, ठीक है। ये सारी चीजें उसी में थी, ये जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारी चीजें किसके अंदर है, 2013 की जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, ठीक है। अब अगर मैं
चलो मैं वापस से अलग लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में है, ये सारी चीज़ें इसमें है, ठीक है, कानूनी प्रावधान में ये इसके अंतर्गत। तो आप चाहें तो यहाँ पर 1 नंबर डाल भी सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा एक हमारा क्या है, आईटी एक्ट 2000, ठीक है, आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 ये क्या करता है, आईटी एक्ट 2000 है, ये ई कॉमर्स को रेगुलराइज करने की बात करता है। ई कॉमर्स पता है, ई कॉमर्स जो है जितना भी, उसको भी रेगुलराइज करने की बात करता है कि भाई उसमें भी नियम होने चाहिए, नियम आप बनाइए। ऐसा नहीं है कि कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है जो वो किसी भी अपने हिसाब से काम करेगी, उस पर भी प्रॉपर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने होंगे, ताकि हमारे देश में अगर उनको काम करना है, भले ही वो इंटरनेशनल कंपनी हो, है ना, ओला उबर वगैरह, ये जो भी चीज़ है, अगर हमारे यहाँ चल रही, कोई भी होटल इंडस्ट्री है, कोई कुछ भी है ना, आपका ये शॉपिंग वाली है, कुछ भी है, अगर ये काम कर रही है तो इसके लिए भी कुछ नियम होने ज़रूरी है, ठीक है। आपको क्या है, ई वारंट की व्यवस्था भी करनी होगी। ई वारंट भी जारी किया जा सकता है, ऐसी कंपनी जो कि कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करती है, उसका कोई, फिर जैसे जरोदा है, जरोदा का कोई वो थोड़ी ना है कि आप जरोदा के ऑफिस जाकर के वहां से डील कर सकते हैं, उसको तो वो सब ऑनलाइन ही है ना। तो उस तरीके से ई वारंट है जो वो आपको जारी करना होगा, ठीक है, ई वारंट जारी करना होगा। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर के लिए कहा गया है, डिजिटल सिग्नेचर आपको बनाने होंगे, डिजिटल सिग्नेचर मतलब कि आप ऐसे आपको पता होगा डिजिटल सिग्नेचर है, वो मान लीजिए आधार कार्ड के साथ अटैच है, और अगर कहीं कुछ जगहों पे क्या उसको कंपलसरी कर देना चाहिए, अगर ऑनलाइन चल रही है तो डिजिटल सिग्नेचर आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी वो मान्यता उसको मिलेगी। और अगर वो उस सिग्नेचर का भी अपना एक ऑथराइजेशन होगा, जो कि वो लिंक होगा आधार कार्ड से और सारी चीज़, ताकि आपको ट्रैक किया जा सके कि अगर कुछ गलत एक्टिविटी आपके नाम पर हो रही है तो आपका पता लगाया जा सके। ये सारी चीज़ें डिजिटल सिग्नेचर के बारे में यहाँ पर कहा गया। इसके अलावा KYC हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डेटा है, इसको स्ट्रॉन्ग करना, KYC ना, नो योर कस्टमर। अगर कोई भी चीज़ है, कोई ऑनलाइन हो रही है, तो आपको KYC उसका करवाना होगा, सारे डॉक्यूमेंटेशन उससे लेने होंगे, उसके बाद ही कोई भी चीज़ आगे बढ़ेगी, है ना। मान लीजिए बैंक है, आप पेटीएम बैंक बनाता, तो वो KYC नहीं करवाया उन्होंने सबका, इसी वजह से वो बंद हो गया, ठीक है। तो KYC करवाना बहुत जरूरी है। आपको पता है ना, पेटीएम बैंक बंद हुआ है। अच्छा, ये बहुत लोग कंफ्यूज है कि पेटीएम बंद हो गया है, पेटीएम नहीं बंद हुआ है, पेटीएम बैंक बंद हुआ है, पेटीएम तो चल ही रहा है, ठीक है। पेटीएम का तो अपना शेयर भी है भाई, आप खोलिए, आज कितना 9:15 बजे खोल लेना, शेयर मार्केट देख लेना, पेटीएम आज बहुत उछाल किया है, आई थिंक 450 के आसपास कुछ पहुंच गया है वो, है ना। तो समझ रहे होंगे आप लोग कि पेटीएम तो बैंक खत्म हुआ है, लेकिन अगर KYC कराते तो उनके साथ ये दिक्कत नहीं आती, ठीक है, इसलिए ये प्रॉब्लम। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा, भाई जो डाटा है उसका स्टोरेज रखना होगा, डाटा है जो उसको स्टोर करना होगा, उसको सुरक्षित स्टोर करना होगा, ठीक है, ताकि उसको सुरक्षित स्टोर करना होगा, ताकि उसकी चोरी ना हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। इसके अलावा करंट अफेयर्स का एक पॉइंट और चाहे तो आप डाल दें। करंट अफेयर में आपको मैंने पढ़ाया था क्या, डाटा प्रोटेक्शन, अभी तो एक्ट बन गया है, वो पहले बिल था और अभी वो एक्ट बन गया है 2023 में, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023, ठीक है। ये इसको भी आप करंट से अपडेट कर लेंगे कि डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम है जो, वो भी भारत में आ गया है। और ये क्या कहता है, ये कहता है किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी, ठीक है। किसी भी तरह की कंप्यूटर से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन है जो, इंफॉर्मेशन को साझा नहीं किया जाएगा, ठीक है, साझा नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी, आपकी जो डेटा है, क्योंकि अब क्या है, डेटा सबका बहुत ज़्यादा हो चुका है और डेटा आ चुका है, तो अब क्या कुछ ऐसे नियम होने चाहिए ना कि आपका डेटा लीक ना हो, आपका डेटा किसी को दिया ना जा सके। जब तक सरकार खुद नहीं मांगेगी, सरकार खुद नहीं चाहेगी और प्रॉपर उसका मतलब ऑथराइजेशन नहीं होगा कि भाई डीएम के स्तर से आपने ऑथराइज कराया कि इसका डेटा हमें चाहिए, तभी आप डेटा निकाल सकते हो, वरना डेटा नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन साझा नहीं किया जाएगा, ठीक है।
किसी भी स्तर का डेटा, मतलब डेटा तभी निकाल सकते हो जब कुछ बहुत ज़्यादा संवेदनशील हुआ है और उसके बिना काम चलेगा नहीं, तो फिर उसके इसमें आपको ऑथराइजेशन लेकर के निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं निकाला जा सकता। हालांकि ये काफ़ी विवादों में भी रहा, क्यों? क्योंकि राइट टू प्राइवेसी है जो, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी है जो, उसमें ये चीज़ पहले से ही मेंशन थी कि आपकी कोई भी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी, प्राइवेसी है। लेकिन उसमें ये चीज़, अच्छा सॉरी, राइट टू प्राइवेसी में ये चीज़ मेंशन थी कि उसमें पहले से मेंशन थी कि आपके साथ कोई भी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। और उसमें एक प्रावधान ये भी था कि अगर कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में क्या है कि डीएमके से परमिशन लेकर के आपकी जानकारी साझा की जा सकती है, ठीक है। ये बिल कहता है कि आपकी किसी तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की जाएगी, ठीक है। ये बिल क्या कहता है कि इन्फॉर्मेशन को साझा नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये करता है तो इसलिए ये टकरा गए थे आपस में, काफ़ी ज़्यादा विवाद में भी रहा, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं। ये भी एक्ट है अपना पास, अधिनियम है, ठीक है। अब आगे क्या होगा वो तो आप करंट अफेयर से अपडेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो मैंने आपको एक पॉइंट दिया 2013 की साइबर सुरक्षा नीति, इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट दिया आईटी एक्ट 2000, उसमें ये सारे पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट मैंने ये दिया, ठीक सत्येंद्र, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक दो चीज़ें आप और लिख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई नीति वगैरह बनी है या नहीं बनी है, ठीक है। तो उसको लेकर के आए, तो एक नाम आपको पता होना चाहिए कि एक है आपका बुदापेस्ट कन्वेंशन, ठीक है। क्या है? बुदापेस्ट कन्वेंशन। तो नाम लिख लियो इसको, बुदापेस्ट समझौता। इसका नाम मैं क्यों बता रहा हूं? इसका नाम मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पहला है, ठीक है। किसी भी साइबर सुरक्षा पर होने वाला साइबर सुरक्षा पर होने वाला फर्स्ट कन्वेंशन है, फर्स्ट समझौता है, ठीक है। और ये किसने किया है? ये यूरोप की काउंसिल है, उसने किया है, यूरोप की काउंसिल ने किया। इसके अलावा याद रखो भारत इसका मेंबर नहीं है, भारत इसका मेंबर या सदस्य नहीं है, ठीक है, नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। यूएस की यूरोपियन यूनियन की काउंसिल ने किया है और साइबर सुरक्षा पर होने वाला ये पहला समझौता माना जाता है, ठीक है। पहला है तो इसलिए हमें याद रखना होगा, लेकिन क्योंकि भारत इसका सदस्य नहीं है तो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। हालांकि याद इसलिए रखिए कि कई बार प्री में इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं, या आप मेंशन कर सकते हैं मेंस में जब लिखेंगे इंटरराष्ट्रीय स्तर पर हुए निम्नलिखित समझौते हुए, तो उस हिसाब से आप ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तल्लीन मैनुअल, ठीक है, तल्लीन मैनुअल। दूसरा क्या? तल्लीन मैनुअल, तल्लीन नियमावली। तल्लीन जगह का नाम है, नियमावली, ठीक है। तल्लीन जगह का नाम है, उस जगह पर एक नियमावली बनाई गई थी जो कि अपने आप में क्या है? नॉन बाइंडिंग है, ठीक है, बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज क्या आपको याद रखना है, इसमें क्या हुआ था? इस नियमावली में कहा गया था कि सबको एसओपी बनाना होगा, ठीक है। मेन पॉइंट इसका यही है, एसओपी बनाना होगा। मतलब क्या, किस एसओपी का मतलब होता है कि किस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है, ठीक है, किस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है, इस क्या स्टेप्स होंगे। कोई भी काम है उसके एक प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है, उसके एक प्रोसीजर होना। जगह का नाम है बेटा वो, तल्लीन एक जगह का नाम है, तल्लीन मैनुअल, वहां पर नियमावली बनाई गई थी, ठीक है। और वहां पर एक नियमावली बनी है जिसमें क्या है कि एसओपी, किस चीज का क्या क्या एसओपी होना चाहिए, मतलब गाइडलाइंस होनी चाहिए, आप इसको गाइडलाइंस मान लीजिए। मतलब कोई भी आप मान लो, जैसे मैं आपको ही बोलता हूँ, कोई भी मैं आपको बोलता हूँ
ठीक है, चलो बाध्यकारी नहीं है एसओपी, यानी कि गाइडलाइंस है ना जो आप बोला गया कि सारी गाइडलाइंस आपको बनानी होंगी हर एक चीज पर। एग्जांपल जैसे मैं दे रहा था, अगर मैं स्टडी आईक्यू की बात करूं आपको से, ठीक है, स्टडी आईक्यू की बात करूं तो स्टडी आईक्यू के हिसाब से 6 तारीख को इंटरनल सिक्योरिटी शुरू होगा, उसके बाद 15 तारीख को इंटरनल सिक्योरिटी खत्म होगा, ठीक है। इस बीच में ये चीजें आपको करनी होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर लिख करके कहीं दे दी जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये एक एसओपी है जो एक मुझे फॉलो करना है, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए एक प्रॉपर एसओपी बनाने की जरूरत है, ऐसा इस मैनुअल में कहा गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी छोटी मोटी चीजें हुई हैं वो हम इसमें ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक देखो, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस, ठीक है, साइबर स्पेस पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, साइबर स्पेस पर वैश्विक क्या है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, समझौता या समारोह, ठीक है, ठीक है, साइबर स्पेस पर वैश्विक समारोह, ठीक है। तो साइबर स्पेस पर वैश्विक समारोह ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2011 से ये सालाना होता है, ठीक है। क्या होता है, 2011 से सालाना, सालाना, हाँ, मतलब हर साल में एक बार होने वाला है। और अलग अलग देश है जो उनके इसमें कौन शामिल होता है, अलग अलग देशों के, अलग अलग देशों के एक्सपर्ट इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अलग अलग देशों के एक्सपर्ट इसमें शामिल होते हैं। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं वो आदमी, ठीक, गवर्नमेंट एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, प्राइवेट एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी कंपनी के कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई सिविल सोसाइटी का है, सिविल सोसाइटी का कोई नागरिक है ना, बस वो एक्सपर्ट हो इन चीज़ों में, ठीक है। एक्सपर्ट होना जरूरी है, इन सारे एक्सपर्ट हैं जो भी, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, सिविल सोसाइटी से बिलोंग करते हो। मान लो कोई एनजीओ वाला है और वो एनजीओ साइबर सिक्योरिटी पर काम करता है, ठीक है, तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है, ठीक है, वो भी इसमें शामिल हो सकता है, ठीक है, वो भी इसमें शामिल हो सकता है। तो साइबर स्पेस पर वैश्विक समारोह, और इसमें आपको ध्यान रखने की बात है कि ये 2017 में भारत ने होस्ट किया था, ठीक है। 2017 में इसको भारत ने होस्ट किया, ठीक है, 2017 में इसको किसने, भारत ने होस्ट किया था। तो ये कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर स्पेस, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रोग्राम है। क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या है प्रोग्राम, ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर स्पेस, ठीक है। साइबर स्पेस को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर स्पेस बनाया गया है, ठीक है, ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर स्पेस। साइबर स्पेस के लिए वैश्विक केंद्र है जो वो बनाया जा चुका है। किसने बनाया है, किसने बनाया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको बनाया। किस लिए बनाया है, साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत किया जा सके। ठीक है, इसको और ज्यादा मजबूत किया जा सके, इसलिए इसको बनाया गया है, ठीक है, समझ गए आप लोग, इसलिए इसको बनाया गया है। अभी यहां तक चीजें समझ में आई, यहां तक चीजें समझ में आई। अब क्या है कि आपको
कुछ सुझाव यहाँ पर आपको लिखने होंगे, है ना, कुछ सुझाव कि क्या सुझाव है जो वो हमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हमें क्या सुझाव देने होंगे कि क्या कर सकते हैं। बताइए आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि क्या सुझाव आप देना चाहेंगे कि सरकार को कि भाई ये, या आपसे अगर आंसर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि साइबर सुरक्षा से संबंधित सुझावों पर चर्चा कीजिए, तो आप अपने क्या सुझाव देना चाहेंगे, बताइए। एस्टोनिया में है तल्लीन मधु, ठीक है, एस्टोनिया सर्च कर लिया करो बेटा ये सब चीजें। चलो बताइए सुझाव क्या होंगे, सुझाव। सुझाव प्रॉपर नियम बनाना चाहिए, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, प्रॉपर नियम बनाना चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं जय कह रहे हैं स्कूल लेवल पर साइबर सिक्योरिटी की बेसिक पढ़ाई, ठीक है, चलो एजुकेशन में मतलब इसको शामिल करना चाहिए बेसिक एजुकेशन में। ई वेस्ट को कबाड़ी वाले को न दें, अच्छा ठीक है, ठीक है, वैसे ठीक है, चलो साइबर सुरक्षा की बात हो रही है बेटा यहाँ पर, ई कचरे की बात थोड़ी हो रही है, ठीक है, हालांकि वो उससे जुड़ा हुआ एक पार्ट है तो ठीक है आप लिख सकते हैं ये भी, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है ये, ठीक है। इसको लेकर लोगों को अंदर से जागरूकता बढ़ाना होगा, ठीक है सर। ये चैप्टर कब खत्म होगा, जब होना होगा हो जाएगा। साइबर सुरक्षा की अवेयरनेस के लिए फ्री सेमिनार, ठीक है, अच्छा मतलब है आप लोगों के पास सुझाव हैं, ठीक है, ठीक है, सुझाव हैं, ठीक है। आपके पास सुझाव हैं, तो चलिए सुझाव लिख लेते हैं थोड़े से सुझाव। ठीक है, सुझाव क्या है भाई, एक तो बताया आपने कि सेपरेट लॉ होना चाहिए, ठीक है भाई, लिख लेते हैं कि अलग से कानून होना चाहिए, अलग कानून, अलग कानून होना चाहिए। इसके अलावा अलग से क्या, थिएटर कमांड होना चाहिए, अलग से थिएटर कमांड, मतलब जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, वैसे ही आपका एक साइबर कमांड भी होना चाहिए, ठीक है, अलग साइबर कमांड होना चाहिए, साइबर कमांड, इनको क्या थिएटर कमांड्स बोलते हैं, ठीक है, तो आप इसको थिएटर कमांड लिखिए, थिएटर कमांड, थिएटर कमांड। एग्जाम्पल में लिख लो आर्मी, जैसे आर्मी है, जैसे एयरफोर्स है, जैसे आपकी नेवी है, ठीक है, वैसे ही एक क्या है साइबर कमांड भी होनी जरूरी है, ठीक है, साइबर कमांड भी होनी जरूरी है, साइबर कमांड भी होना जरूरी है, ठीक। इसके अलावा क्या है कि आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, ठीक है, आपको निवेश को बढ़ाना होगा, सरकार को निवेश को बढ़ा देना चाहिए, निवेश को बढ़ाना होगा भाई, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप खर्च इसमें ज़्यादा करते नहीं हो, तो निवेश को आपको बढ़ाना होगा। अभी आपको मैंने बताया था कल आपको, साइबर सिक्योरिटी के लिए मात्र जीडीपी का 1% खर्च होता है, 1% भी नहीं होता है वैसे बेसिकली, ठीक है, लेकिन हम उसको 1% में भी चलो अगर काउंट करें तो वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा कम है। बाकी दूसरे देशों को देखो कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो ये अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो आपको यहाँ पर बढ़ाना होगा, निवेश को बढ़ाना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना होगा, ठीक है, जागरूकता को बढ़ाना होगा, जागरूकता को बढ़ाना होगा, ठीक है, एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन में इसको शामिल करना होगा, जागरूकता का ही पार्ट है वो बेसिकली, लिख लेते हैं यहाँ पर बेसिक एजुकेशन में, बेसिक शिक्षा में शामिल करना होगा। बेसिक शिक्षा में इसको शामिल करना होगा, ठीक है, यही सारे पॉइंट्स हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। स्टार्टअप कल्चर है जो, ठीक है, इस साइबर सिक्योरिटी को लेकर के स्टार्टअप कल्चर, उसको बढ़ावा देना होगा, साइबर सिक्योरिटी को लेकर स्टार्टअप कल्चर, स्टार्टअप कल्चर, स्टार्टअप को लेकर के जो चल रहा है ना, स्टार्टअप कल्चर है जो, ठीक है, स्टार्टअप की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देना होगा, ठीक है, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन, जागरूकता हमने लिख दिया, वो भी आपको अलग से चलाने होंगे, स्कूल लेवल पर, बेसिक शिक्षा, ठीक है, स्कूल लेवल पर भी आप कह सकते हो, ग्रेजुएशन लेवल पर भी कह सकते हो, कॉलेज लेवल पर भी कह सकते हो। तो ये कुछ सुझाव हैं, इसमें आप लोग अपने सुझाव को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बढ़ाना होगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बढ़ाना होगा, ठीक है।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा और बताइए स्टार्टअप कल्चर वाला पॉइंट। स्टार्टअप कल्चर बेटा जैसे कि अब ये लीजिए, अब ये जो साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप कल्चर किससे, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित, लिख लो भाई, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। इसको मैं अगर समझाऊं आपको तो ऐसे समझो, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात हो रही है। मैं आपको अगर एग्जांपल से दूं तो आप ऐसे समझो कि आज आप और हम क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्टडी आईक्यू एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप किस तरह का है, स्टडी आईक्यू एक एडटेक का स्टार्टअप है। अगर मान लीजिए कि एडटेक के स्टार्टअप्स को बढ़ावा न मिला होता और एडटेक्स आए ही ना होते तो हम और आप ना मिलते हो। और हम और आपकी बात नहीं है, अभी इतने ज़्यादा स्टार्टअप एडटेक खुल गए हैं जिसकी वजह से या आप अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर पा रहे हो, आपका खर्च ना के बराबर हो रहा है। मतलब सोचो कि आने वाले समय में तो महंगाई बढ़ती है तो लोगों का खर्च तो और बढ़ता है, आप लोगों के साथ उल्टा हुआ है। आपसे पहले वाले जो आपके जो सीनियर्स हैं जिन्होंने ऑफलाइन तैयारी की है कभी, ठीक है, और वो यहाँ राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर रहे हैं, तो उनसे पूछिएगा कभी कि उनकी फीस ही 1.5 लाख हुआ करती थी। 1.5 लाख फीस दे करके उसके बाद वो यहाँ पर महीने का अपना खर्च दे करके यहाँ पर रहते थे। तो अब ये अपने आप में ही एक प्रेशर होता था, ठीक है। आप उन्हीं चीज़ों से जूझते रहते थे जो आपकी पढ़ाई से अलग हैं, ठीक है। पढ़ाई तो बात की बात है, पहले तो इन चीज़ों से जूझ लें, खाना, रहना, कपड़े, ठीक है, सारी चीज़ें हैं जो वो बहुत कुछ मैटर करता था। अब आप इन सब चीज़ों से इम्यून हो गए, क्यों? क्योंकि एडटेक चैनल के स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला और ऐसे स्टार्टअप हो गए कि स्टार्टअप को क्या है कि अब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि ऑफलाइन में बड़ी पहले जगह खरीदो, तो उसको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। ज़मीन खरीदने के बाद फिर वो वहाँ पर मतलब अपना सेटअप बनाएगा, उसको लोग वहाँ एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, काहे के लिए? बस उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर वो आप लोगों के लिए व्यवस्था करेगा, कुर्सी, टेबल, चेयर, स्मार्ट, ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी वहाँ पर है वो सब करेगा। इस सब में क्या खर्च आएगा, और खर्च जब वो आएगा तो अपनी जेब से तो देगा नहीं, तो वो किससे लेगा? स्टूडेंट से लेगा, क्योंकि उसको टीचर्स को सैलरी भी देनी है, उसको वो सब, मतलब सारी चीज़ें हैं। तो इतना एक कल्चर, एक ऑफलाइन सेंटर बनाने में जितना खर्च आता है, तो वो सब क्या है कि फिर वो डिवाइड होता है सबकी पॉकेट से, इसलिए फीस क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन क्योंकि एडटेक को बढ़ावा मिल गया तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फीस एकदम से डाउन हो गई, है ना। फीस डाउन हो गई क्यों? क्योंकि आसानी से आदमी अफोर्ड कर, मतलब एक जगह से बैठ करके यहाँ पर मुझे, अगर वहाँ पर क्या है, मेरे पास एक हॉल है जिसमें मान लो 500 लोगों की कैपेसिटी है, अब वहाँ पर मैं 500 लोगों को ही अपनी सेवा दे सकता हूँ और वही 500 वहाँ पर बैठेंगे जो उसको फीस को देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं 5,000 लोगों को भी दे सकता हूँ बैठ के, 5 लाख लोगों को भी दे सकता हूँ बैठ के, है ना, एक ही जगह से। तो मुझे क्या है, स्पेस की जरूरत नहीं है। क्या क्यों हो पा रहा है ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि एडटेक को बढ़ावा मिला। अब ये भी तो तकनीक है ना, ये भी तो टेक्निकल है। अब यहाँ पर भी तकनीक जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें कि कंप्यूटर से संबंधित सारी चीज़ें क्या है, दुरुस्त होनी चाहिए। अब कंप्यूटर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें दुरुस्त होंगी तो हमें भी उन लोगों की ज़रूरत होगी जो क्या करेंगे, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, मतलब साइबर सुरक्षा, ठीक है। कहीं कोई अटैक ना हो जाए, कहीं हमारा सिस्टम फेल ना हो जाए, कहीं पढ़ाते पढ़ाते क्लास अचानक से बंद ना हो जाए, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं वो साइबर अटैक से बचने के लिए हमें भी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी हो। तो इसलिए अगर साइबर सुरक्षा के, अब देखिए ये सब क्यों हो पा रहा है, नई पीढ़ी है ना, हमेशा क्या होती है, ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ज़्यादा अप टू डेट होती है, ठीक है। नई पीढ़ी क्योंकि ज़्यादा अप टू डेट होती है तो नई पीढ़ी को ये व्यवस्था यहाँ पर है जो वो करनी होगी कि नई पीढ़ी के पास, क्योंकि इंफॉर्मेशन को लेकर के, आईटी को लेकर के उनको ज़्यादा, आप लोगों के लिए कंप्यूटर पर बैठना, लैपटॉप पर बैठना, ये सब बहुत आसान है, ठीक है। मुझे याद है कि अगर जब मैं पहली बार जब मैं कंप्यूटर पर बैठा था, मुझे लग रहा है शायद क्लास 3rd की बात है, मुझे कंप्यूटर पर जब पहली बार मैंने बैठा तो हमारे स्कूल में कंप्यूटर हुआ करता था, और स्कूल में जब 3rd या 4th की बात है, ठीक है, स्कूल में कंप्यूटर हुआ करता था और एक क्लास हुआ करती थी, हफ्ते में एक क्लास कंप्यूटर की हुआ करती थी, लैब वाली, ठीक है। बाकी तो थ्योरी होती थी, लेकिन लैब वाली क्लास एक बार हुआ करती थी, ठीक है। मैं अगर गलत हूँ तो हो सकता है 3rd 4th 5th बस मैक्सिमम, ठीक है, 3rd 4th 5th की बात है। तो जब हम कंप्यूटर पे बैठे तो हम क्योंकि कंप्यूटर इतने ज़्यादा थे नहीं, तो 3 बच्चों को बिठा दिया गया एक बेंच में। अब 3 बच्चों को एक बेंच पे बिठाया गया और सामने कंप्यूटर रखा है और हमें कहा गया कि ये चीज़ आपको टाइप करनी है। तो सबसे पहले कुछ टाइप करना सिखाना था, तो कुछ टाइप करना है, तो क्या टाइप करना है, सबको कहा गया कि अपना अपना नाम टाइप करना है, मतलब किसी एक का नाम टाइप करेंगे। तो हम 3 बच्चे थे,
तो ठीक है, मान लो कि हम लोगों को यहाँ पर टाइप करना है, कोई भी नाम आप ले लो, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर प्राची का नाम ले लेता हूँ, ठीक है, प्राची, कि प्राची टाइप करना है। तो हमें एक आ गया कि भाई प्राची टाइप करो। तो एक बच्चे को दबाना था P, दूसरे को R, फिर तीसरे को A, फिर पहले वाले को C, फिर H, फिर I, इस तरीके से दबाना था, ठीक है। तो एक ने दबाया, पहले वाले ने दबाया P, दूसरे ने दबाया R, मेरा नंबर आया। मैंने जब A दबाया तो इस A को दबाने के लिए मैंने क्या है, उस बटन को लॉन्ग प्रेस कर दिया। मुझे नहीं पता था कि उस बटन को बस एक बार ऐसे दबाना है, ठीक है। मैंने उसको प्रेस कर दिया तो वो ए बहुत सारे लिख गए, ठीक है, कई सारे ए लिख गए वहां पर सामने, ठीक है, लाइन सी बन गई सीधे। मैं डर गया, मैं हटा दिया हाथ अपना, ठीक है। टीचर आया, टीचर ने क्या किया, पहले कुटाई, पहले तो यही होता था कि पहले कुटाई होगी उसके बाद सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ऐसा क्यों हुआ, पहले इस बात पे कुटाई की गई कि इतने दबाए, और फिर बाद में जब सॉल्यूशन किया गया तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, बैक स्पेस को दबा दिया, तो वापस से सब हट गए। फिर मैंने उसकी तरफ देखा, सोचा कि यार इस बात पे इसने मुझे इतना मार दिया, ठीक है। तो आप समझिए, डिजिटल लिटरेसी उसके पास भी नहीं है, ठीक है, जो हमें उस वक्त सिखा रहा है उसके पास भी नहीं है, क्योंकि उसको ये मतलब बच्चे को आप अगर सिखा रहे हो, समझा रहे हो, तो आप ऐसे कैसे कि आपने इस बात पे आप मार कैसे सकते हो किसी को, है ना भाई। यहाँ पे कोई ऐसा थोड़ी ना कि पेज खराब हो गया, लॉस हो गया, वो तो वापस हो गया। तो आप सिखाओ कि भाई ये तो एक और स्पेशली बात थी कि अगर कुछ गलती हो तो बैक स्पेस दबा करके आपको सही करना है, ये भी बताना चाहिए। तो ये तब नहीं, तो तब क्या है, डिजिटल लिटरेसी का लेवल ये था, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से बताया। हालांकि अब हंसी आती है इस बात पर, लेकिन डिजिटल लिटरेसी का लेवल ये था। अब धीमे धीमे क्या है कि डिजिटल लिटरेसी का लेवल बढ़ा। अभी क्या है कि आप लोग पैदा होते ही मोबाइल आप लोगों के हाथ में आ गए, पकड़ा दिए गए, एंड्रॉइड्स में आप लोग रील्स देख रहे हो, रील्स बना लेते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेते हो। तो ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि आप लोग जागरूक हो और इन सब प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा मिला। उसी तरीके से अगर साइबर सुरक्षा को लेकर के जो प्लेटफॉर्म्स है उनको अगर बढ़ावा मिलेगा तो उससे क्या होगा कि साइबर सुरक्षा की और ज़्यादा पॉलिसीज और ज़्यादा मार्केट में इस तरीके से कि साइबर सुरक्षा के लिए ऐसा किया जा सकता, नए आइडियाज़ मिलेंगे, नए नए सॉफ्टवेयर्स मिल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। डेटा को इनक्रिप्ट करना होगा, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना, ठीक है। पनिशमेंट के प्रावधान वगैरह वो सब हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल है। सुझाव आपको पता चल गए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।